गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था प्राइवेट पब्लिक और ग्लोबल इंटरप्राइजेस से ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का चेंजिंग रोल क्या है। पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड टू अचीव 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमने क्यों बनाया था पब्लिक सेक्टर इंडिया में? 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो हमारे वो 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, एंड टू अचीव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग ऑफ पीपल। ये जो हमारे यहाँ पे एज गैप था ना, सॉरी नॉट एज गैप, ये रिच एंड पुअर वाला जो वेल्थ और इनकम का गैप था, इसको हटाना, ताकि जो हमारी इनकम थी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम हमारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। आगे दिया है द रोल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर चेंज विद टाइम। अब पब्लिक सेक्टर का रोल और उसकी इम्पोर्टेंस समय के हिसाब से बदल गई। इट रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी समराइज एज फॉलोइंग। तो हमने अब क्या हुआ है उसको कुछ पॉइंट्स में समराइज कर दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय इंडिया सफर्ड फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। इंडिया के पास हेवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, सच एज इंजीनियरिंग, आयरन, स्टील, ऑयल रिफाइनरीज एक्सेट्रा। जैसे कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हुई जो रोड वगैरह बनाते हैं, आयरन इंडस्ट्रीज़ हुए, स्टील इंडस्ट्रीज़ और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़। बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड लॉन्ग जेस्शन पीरियड, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता था और इनको स्टेबल होने में बहुत समय लगता था। तो इतना पैसा और उतना समय हमारे पास नहीं था। प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट विलिंग टू एंटर दिस एरिया। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर इस एरिया में काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। द ड्यूटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज असाइन टू पब्लिक सेक्टर। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छी रोड्स, अच्छी थोड़ी बहुत पब्लिक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब बनाने की जिम्मेदारी हमने किसको दे दी? पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट को, विच इज़ डिस्चार्ज क्वाइट एफिशिएंटली, जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से निभाई। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस मतलब फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, एंड फॉर एक्सिलरेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप भी करना है। ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करना है। तो मैनी इंडस्ट्रीज़ वर सेटअप बाय पब्लिक। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई थी किसने? पब्लिक सेक्टर ने, इन दूसरे एरियाज़, उन एरियाज़ में, ताकि उनका बैकवर्ड एरियाज़ का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट वन इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो इकोनॉमी हो, बहुत महंगा ना हो। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज़ लाइक नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, यूज कैपिटल एंड लार्ज बेस आर रिक्वायर्ड। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत बड़े पैमाने पे करना पड़ता है, तो ये इकोनॉमिकली नहीं हो पाती हैं। रिक्वायर्ड टू फंक्शन इकोनॉमिकली, तो ज़रूरी है कि हम इनको अच्छे से इकोनॉमिकली फंक्शन करें। सच एरियाज़ वर टेकन अप बाय द पब्लिक सेक्टर। तो ऐसे एरिया को भी किसने अपने अंडर ले लिया था? पब्लिक सेक्टर ने। इनको भी किसने मैनेज किया था? गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट वन कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, मतलब क्या है इसका? दीज इंटरप्राइजेस वर ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड कॉम्पिटिशन टू प्राइवेट सेक्टर। ये ऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों बनाए थे? प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन देने के लिए। टू चेक देयर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ताकि ये जो एक अधिकार समझ रहे थे कि ये प्रोडक्ट सिर्फ हम बनाते हैं, हम जैसे चाहें वैसे डील कर सकते हैं, जितना चाहें उतना बेचेंगे, उस पर क्या हो जाए? एक चेक पॉइंट लग जाए, वो अपनी मनमानी ना कर पाएँ। नेक्स्ट वन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पब्लिक इंटरप्राइजेस वर ऑल्सो इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। पब्लिक इंटरप्राइजेस एक काम और कर रही थी, क्या बना रही थी? कैपिटल इक्विपमेंट्स मतलब मशीनरीज वगैरह बना रही थी। देखिए कैपिटल इक्विपमेंट्स वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम फर्दर कुछ प्रॉफिट या इनकम जनरेट कर पाएँ, उनको हम बोलते हैं कैपिटल इक्विपमेंट्स, विच वर अर्लियर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। आज के टाइम पे बहुत सारी मशीनरीज हमारे यहाँ पे ही बनने लगी हैं, जिनको हमें फ़ॉरेन से, अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट नहीं करने पड़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। पब्लिक सेक्टर में क्या चेंजेस हुए? तो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा चेंजेस हुआ था 1991 में। क्या हुआ था 1991 में?
इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था जिसको हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड 4 मेजर रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 पब्लिक सेक्टर के लिए रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, मेजर, बड़े बड़े। तो पहला क्या था, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। हमने कुछ इंडस्ट्रीज रिजर्व रखी थी पब्लिक सेक्टर के लिए, उनके नंबर्स में कमी कर दी थी। दिस नंबर इज़ रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8। पहले वो इंडस्ट्रीज़ कितनी थी कि जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट डील करेगी 17, वो कम होकर कहाँ पे आ गई थी 1991 में 8, एंड टू 3 ओनली इन 2001। और 8 से भी कम होकर कितनी हो गई थी 3, कब, 2001 में। ठीक है, दीज 3 इंडस्ट्रीज आर, वो 3 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, ऑटोमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। और अब तो हम कह सकते हैं रेल ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट भी आप देख रहे हैं हमारी गवर्नमेंट अब हमारे रेलवे स्टेशंस बेच रही है, किसको, प्राइवेट पब्लिक को, मतलब नॉर्मल पीपल्स को। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। सेकेंड रिफॉर्म क्या था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये, MOU। अंडर दिस गवर्नमेंट लेज डाउन द परफॉर्मेंस टारगेट फॉर पब्लिक सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए परफॉर्मेंस टारगेट बनाती थी, एंड गिव्स जनरेटर ऑटोनॉमी टू होल्ड द मैनेजमेंट बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफाइड रिजल्ट। पावर देती थी कि आप मैनेज करें इसको अच्छे से, लेकिन आप जो रिजल्ट हम चाहते हो उसके लिए जिम्मेदार भी होते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर के इक्विटी शेयर्स, तो देखिए इक्विटी शेयर्स वो होते हैं, जैसे मैंने 100 रुपये में एक कुछ कंपनी बनाई और मैंने वो शेयर्स 10-10 रुपये में सबको बेच दिए, तो जिनने 10 रुपये का वो शेयर खरीदा है वो मेरी कंपनी के क्या हो गए, मालिक, और उनको बोलती हूँ मैं इक्विटी शेयर होल्डर। वो सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर ने अपने इक्विटी शेयर किसको बेच दिए, प्राइवेट सेक्टर को, मतलब उनको अपने कंपनी में हिस्सा बना लिया, एंड द पब्लिक, और नॉर्मल पब्लिक को। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड लीड टू इम्प्रूव्ड एंड मैनेजरियल परफॉर्मेंस। ये क्यों किया था, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हमारी मैनेजरियल परफॉर्मेंस सुधर जाएगी और बहुत अच्छे से बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सही रहेगा, मतलब फाइनेंशियली हम उसको बोलते हैं ना लॉस में चले जाते पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, रिस्ट्रक्चर एंड रिवाइवल। रिस्ट्रक्चर एंड रिवाइवल क्या होता है, ऑल पब्लिक सेक्टर सिक यूनिट्स वो रेफर टू बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। किसने, BIFR। जितनी भी सिक यूनिट्स थी, सिक यूनिट्स मतलब जिनसे में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो उन यूनिट्स को हमने कहाँ पे भेज दिया था, BIFR। BIFR क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यूनिट, विच आर पोटेंशियली वाइबल फॉर रिकन्स्ट्रक्टेड। अब उन्होंने देखा कि जिनमें क्षमता है कि हम उनको दोबारा से शुरू कर सकते हैं, एंड विच कुड बी रिव्यूड, उनको हम दोबारा से सुधार सकते हैं, वर क्लोज डाउन बाई दी बोर्ड। तो हमने जिनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया, और जिनमें पॉसिबल नहीं था रिवाइव करने का, उनको सर्वाइव करने का, तो हमने उनको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब थर्ड वन, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ग्लोबल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज या ग्लोबल इंटरप्राइजेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑफ अ कंपनी दैट हैज़ बिजनेस ऑपरेशंस इन सेवरल कंट्रीज़। ऐसी कंपनीज़ का ऑपरेशन जिनमें बहुत सारी कंट्रीज़ में हो, मतलब ऐसी कंपनीज जो बहुत सारी कंट्रीज़ में डील कर रही हों, बाय हैविंग इट्स फैक्ट्रीज, जिनकी खुद की फैक्ट्रीज हो उन कंट्रीज़ में, ब्रांचेज हो, या फिर ऑफिस हो उन कंट्रीज़ में, उनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। बट इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन वन कंट्री, लेकिन उनका मेन ऑफिस सिर्फ किसी एक कंट्री में हो सकता है, विच इट्स इनकॉर्पोरेट। कौन सी कंट्री में होगा, कौन सी कंट्री में होगा, जहाँ पे वो कंपनी बनी हुई है, मतलब जहाँ पे उस कंपनी का बर्थ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है एग्जाम्पल, फ्लिप्स ले सकते हैं, कोको कोला। ये फ्लिप्स एंड कोको कोला देखो ऑल वर्ल्ड में डील करती हैं, लेकिन क्या ये इंडियन कंपनी है, नहीं, पर इनके ऑफिसेस यहाँ पे भी हैं, हम इनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे भी खरीदते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के, तो सबसे पहले ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा कैपिटल रखती है। देखो अब हमने मल्टीनेशनल कंपनीज का शॉर्ट फॉर्म बना लिया MNCs, है ना। possess ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा कैपिटल रिसोर्सेज रखते हैं, एंड दे आर एबल टू रेज लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। लेकिन इनमें क्षमता होती है कि बहुत सारे सोर्सेज से बहुत सारा फंड रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल ऑपरेशंस। ये क्या करती है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ये विदेश में भी डील करती हैं। MNCs हैज़ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ इन सेवरल कंट्रीज़। प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की फैसिलिटी बहुत सारी कंट्रीज़ में होती है इनके पास, क्योंकि इनके ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे।
एडवांस टेक्नोलॉजी, अब ये देखो देश विदेश में डील कर रहे हैं, तो जहाँ की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो इनके पास होती है, मतलब इनके पास सभी तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। दीज ऑर्गेनाइजेशन पजेसेस एडवांस्ड एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी, एडवांस जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होती है इनके पास, जिनसे क्या होता है विच इनेबल देम टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ताकि ये बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूमर को दे पाए। नेक्स्ट वन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एमएनसीज यूज अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ये कैन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करती हैं अग्रेसिव, मतलब बहुत तेज़ी से। दियो ब्रांड्स आर वेल नोन, इनके ब्रांड्स बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। एंड स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग, और ये बहुत ज़्यादा पैसा सेल प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है? MNCs हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च, ये बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं। सोफिस्टिकेटेड मतलब जो नेसेसरी, अननेसेसरी नहीं। एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, और इनके डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। दीज आर इंगेज इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, डेवलपिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? नए प्रोडक्ट्स को बनाते रहना। एंड सुपीरियर डिज़ाइन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट चल रहे हैं मार्केट में उनकी डिज़ाइंस में चेंज करते रहना, उनको सुपीरियर क्रिएट करना। ओके, नेक्स्ट वन, जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट फर्म्स, दो या दो से ज़्यादा फर्म, इंडिपेंडेंट मतलब वो क्या है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी एक साथ इस्टेब्लिश होती हैं और एक नया एंटरप्राइज बनाती हैं, अपनी कैपिटल को एक साथ करके, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने इंटरप्राइजेस को एक साथ लाती हैं उन, और एक नया एंटरप्राइजेस बनाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे कि हीरो साइकिल ऑफ इंडिया, हीरो साइकिल कहाँ की है? इंडिया की है। एंड होंडा मोटर्स कॉरपोरेशन ऑफ जापान, और होंडा कहाँ की है? जापान की। फिर भी दोनों ने एक साथ इस्टेब्लिश होकर क्या बना दिया? हीरो होंडा, और एक ब्रांड बन गया हीरो होंडा। दो अलग अलग देश की कंपनीज़ ने एक साथ मिलके अपने रिसोर्सेज, अपने कैपिटल को एक साथ करके एक नया वेंचर स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ओके, जॉइंट वेंचर के फीचर्स क्या होते हैं? कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड जॉइंटली, कैपिटल जॉइंटली मिलती है, मतलब दोनों मिला जुला के कैपिटल इकट्ठी करती है। बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, अब देखो जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट में बी इंटरेस्टेड टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट जनरली हम किस पे दे सकते हैं? प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे दे सकते हैं, इंटरप्रेन्योर पे दे सकते हैं। इट कंबाइंस बोथ सोशल एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, इसमें हम सोसाइटी के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा प्रॉफिट मोटिव दोनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट एंड दी प्राइवेट इन्वेस्टर, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दोनों ने ही यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, इनके रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं और कैपेसिटी भी, क्योंकि देखिए आप अकेले कोई काम करेंगे तो आपसे वही कर सकते हैं जो आपकी क्षमता में आता है, लेकिन अगर दो लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारी क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इन अ जॉइंट वेंचर द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ टू और मोर फर्म्स आर कंबाइंड, यहाँ पे जॉइंट वेंचर में दो या दो से ज़्यादा फर्म के रिसोर्सेज और कैपेसिटी क्या हो गई? कंबाइन हो गई है। विच इनेबल्स इट टू ग्रो क्विकली एंड एफिशिएंटली, जो हमें इनेबल करती है, या फिर कहना चाहिए जो हमें हेल्प करती है अच्छे से जल्दी से बढ़ने में और एफिशिएंटली ग्रोथ करने में। ओके, नेक्स्ट वन, असिस्ट टू एडवांस टेक्नोलॉजी, हमें कहाँ पे जाना है? एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इट प्रोवाइड्स असिस्ट टू एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, इससे हम एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिनसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एंड जो हमें हेल्प करेगा कॉस्ट को कम करने में, है ना। एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और जब कॉस्ट कम लगेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, तो हमारी ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन मतलब फॉरेन पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर हैव द आइडिया एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर आपके फॉरेन पार्टनर्स हैं तो इनके पास आइडिया होता है और टेक्नोलॉजीज़ होती हैं कि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को नए नए तरीके से डेवलप कर पाएँ, कुछ नया उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल एंड लेबर्स आर कंपैरेटिवली चीप इन डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ में रॉ मटेरियल और लेबर्स बहुत सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। सो इफ़ वन पार्टनर इज़ फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, तो अगर कोई एक पार्टनर डेवलपिंग कंट्री से है, दे कैन बी बेनिफिटेड, तो हमें बेनिफिट मिल सकता है किसका? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, ठीक है। इट मीन्स एन एंटरप्राइज, एक ऐसा एंटरप्राइज इन विच अ प्रोजेक्ट और सर्विसेज इज फाइनेंस एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप, देखो जिसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है वो
फाइनेंस और ऑपरेट कौन कर रहे हैं, पार्टनरशिप के थ्रू। पार्टनरशिप किनके बीच में है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज और प्राइवेट एंटरप्राइजेज, मतलब पब्लिक और आम जनता दोनों के बीच में, ठीक है। फीचर्स, फैसिलिटेट्स पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें हमें क्या फैसिलिटी मिलती है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप। दूसरा, रिटेनिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए ही इसमें वर्क करते हैं। सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट, अगर हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, हैवी इंडस्ट्रीज़ है तो ये सुटेबल है। पब्लिक वेलफेयर एग्जाम्पल्स, पब्लिक वेलफेयर होता है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, हम पब्लिक के लिए वर्क करते हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर वर्क किया, प्राइवेट ने और पब्लिक मिलके काम करके क्या बनाया, दिल्ली मेट्रो रेलवे बना के दिया हमें। शेयरिंग रेवेन्यू शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट एक अग्रीड रेशियो में अपना प्रॉफिट क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।